हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं जो कि 10th क्लास में या 12th क्लास में भी बहुत काम में आते हैं, वो क्या होते हैं। तो इनके अंदर जो मेन टॉपिक्स होते हैं, एक तो करंट होता है, दूसरा पोटेंशियल, ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस। तो आज हम इन चार चीजों के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम शुरू करने वाले हैं आज का टॉपिक करंट से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो करंट, जिसको हम कहते हैं विद्युत, वो क्या चीज होती है। तो करंट क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। तो करंट तो आप लोग समझते होंगे, आपके घरों के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही है उसके अंदर जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। लेकिन ये जो करंट होता है वो होता क्या है। तो एक्चुअली क्या होता है, किसी भी मेटल के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं। जैसे कॉपर हो गया उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयरन हो गया उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहे होते हैं। तो अगर हम कुछ ऐसी युक्ति करें कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो होने लग जाएं, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए उस वायर के आसपास हम पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। और पोटेंशियल जो क्रिएट होता है वो होता है सेल से। तो अगर हम किसी वायर को किसी सेल से ऐड कर दें, उसके अंदर कोई अप्लायंस हम लगा दें या छोटा बल्ब लगा दें, तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगते हैं। क्योंकि सेल जो होता है उसका एक पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव एंड होता है। तो पॉजिटिव एंड जो होता है वो क्या करता है, जो भी मेटल होती है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो होने लगते हैं। और जो मेटल के अंदर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से क्या होते हैं, वापस उसको इक्वल करते रहते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर में अगर चार्ज फ्लो होने लग जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। क्योंकि चार्ज फ्लो होने से ही क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो करंट बेसिकली होता है आई, और आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी को हम रेट बोलते हैं, मतलब टाइम। अगर किसी का हम टाइम के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू फाइंड आउट करें तो हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। तो यहाँ पे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अगर हम कहें कि करंट की डेफिनेशन क्या होती है, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब करंट जो होता है उसे हम क्या से शो करते हैं, आई से शो करते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर होती है। या फिर इसे हम जो क्यू की यूनिट होती है वो होती है कूलाम, और जो टाइम की यूनिट होती है वो होती है सेकंड। तो इसे कूलाम पर सेकंड भी कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि जो मेटल होती है, मेटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे फ्लो करने के लिए अगर हम पोटेंशियल लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो जो उसके अंदर फ्लो होने लग जाएगा वो करंट फ्लो होगा। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ये जो होता है ये करंट होता है। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए। इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, जिसे कूलाम पर सेकंड भी कहते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, आपके पास पूछ लिया जाता है कि जो 1 एम्पियर होता है वो कितना होता है, 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर जो होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो क्या होता है कि अगर जो चार्ज है वो 1 कूलाम हो, कितना हो, Q इक्वल टू 1 कूलाम, और सर्किट के अंदर वो टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड के अंदर फ्लो हो जाए, तो हम कहेंगे कि वहां पे जो एम्पियर होगा वो क्या होगा, जो करंट होगा वो क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। इसका मीन्स ये हुआ कि इफ अ चार्ज इज 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन अ सेकंड इन अ सर्किट, देन द करंट फ्लो इन द सर्किट विल बी 1 एम्पियर। अगर किसी सर्किट के अंदर अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो हम ये कहेंगे कि उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, वो 1 एम्पियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो एम्पियर की डेफिनेशन होती है वो हम कह सकते हैं 1 कूलम पर सेकेंड। 1 कूलम पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, है ना। अब इसके बाद जो अगली चीज आती है इंपॉर्टेंट, वो क्या होती है, ये तो हो गया आपका करंट। अब जो अगली चीज होती है करंट के बाद वो होता है पोटेंशियल। क्या होता है ये, पोटेंशियल। पोटेंशियल आप लोग समझते होंगे, आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो वैल्यू दे रखती है वोल्ट में। आपने देखा होगा 220 वोल्ट या 440 वोल्ट, या आपने अपने खेतों पे अगर आप कहीं गए हो तो वहां पे खंबे लगे रहते हैं, उस खंबे पे 11,000 वोल्ट 11,000 वोल्ट टाइप से पोटेंशियल लिखा रहता है। तो ये पोटेंशियल का मीन्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम आज ये समझेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में। अब क्या होता है कि कोई भी अगर चार्ज हो तो उसके आसपास क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। मान लीजिए ये चार्ज आपने ले रखा है तो इसके आसपास क्या होगी, इसकी कुछ
इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब जहां तक इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब कोई दूसरा चार्ज इसके पास ना है तो या तो ये अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स ये फील करना शुरू कर देगा। तो क्या होगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनफाइनाइट से कोई हम चार्ज को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ला रहे हैं। तो इस इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो, और ये जो चार्ज है इसका जो रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q होता है। मतलब हम कह सकते हैं if we done a 1 coulomb if we done a 1 joule of work to bringing a 1 coulomb of charge from infinity to inside the electric field, that is called 1 वोल्ट, उसे हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। तो यहाँ पर अगर Q इक्वल टू 1 कूलम अगर हम कर दे, Q इक्वल टू हम क्या लें 1 C ले लें, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। मतलब यही होगा कि अगर हम 1 जूल वर्क करते हैं किसी भी 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के लिए, तो व्हाट एवर द वर्क वी डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो होती है यहाँ पर वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट होती है। तो ये जो एक फॉर्मूला है, एक ये याद कर लीजिए जो यहाँ पर बहुत ही जरूरी होता है, V इक्वल टू W अपॉन Q, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। अब वोल्ट क्या होता है, वोल्ट को अगर हम देखें तो हम इसे लिख सकते हैं W की यूनिट क्या होती है, जूल, और यहाँ पे Q की यूनिट होती है कूलम। तो वोल्ट को हम जूल पर कूलम भी कहते हैं। और अगर मुझे डिफाइन करने के लिए आ जाए कि 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है, तो हम ये कहेंगे कि 1 जूल 1 कूलम को इनफाइनाइट से इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के लिए जो भी वर्क हम कर रहे हैं, द वर्क done by us to bringing a 1 coulomb of charge from infinity to inside the electric field is known as 1 volt। या फिर सिंपली हम कह सकते हैं 1 जूल पर कूलम जो होता है दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। इसको हम कह सकते हैं 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तो ये जो दो चीजें होती हैं ये आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। करंट क्या होता है, करंट की यूनिट मैंने आपको बता दी, और क्या कह सकते हैं इसको, ये भी मैंने आपको बताया। एम्पियर क्या होता है, तो एम्पियर भी मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर 1 कूलम पर सेकंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर, या फिर जो दूसरी डेफिनेशन बताई थी वो भी आप समझ सकते हैं। इफ 1 coulomb of charge flow in a second inside a electric circuit then it is called 1 ampere। तब उसको हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। दूसरा मैंने आपको पोटेंशियल बताया। पोटेंशियल मैंने ये बताया कि किसी भी चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंफिनिटी मतलब वो डिस्टेंस जो हम मेजर नहीं करते हैं। एक्चुअली इंफिनिटी का मतलब बहुत दूर नहीं होता है, जो डिस्टेंस हम मेजर ना कर पाए वो इंफिनिटी होता है। तो इंफिनिटी से किसी भी चार्ज को हम इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के लिए व्हाटएवर द वर्क वी डन, जो भी वर्क हम करते हैं दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तो एक कूलम जो होता है वो चार्ज को इंफिनिटी से इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए अगर हम 1 जूल वर्क करते हैं तो हम कहेंगे वहां पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। तो ये दो चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम कहते हैं ओम्स लॉ। अब ओम्स क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ओम्स लॉ के बारे में तो क्या होता है, जॉर्ज साइमन ओम ने 1897 में जॉर्ज साइमन ओम ने एक ऑब्जर्वेशन किया। तो उन्होंने ये देखा कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो करंट होता है वो फ्लो होने लगता है। और उन्होंने ये देखा कि जितना पोटेंशियल अप्लाई करते हैं करंट भी उसी ही रेशियो में क्या होता है वहां पर उसके अंदर फ्लो होने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पोटेंशियल कम लगाएंगे, जैसे कि क्या होता है हम ऑब्जर्व भी करते हैं हमारे डेली लाइफ में कि अगर हमने कम पोटेंशियल का सेल लगा रखा है, 3 वोल्ट लगा रखा है या 1.5 वोल्ट लगा रखा है, तो जो करंट होता है वो भी कम फ्लो होता है। लेकिन अगर हमने उससे ज्यादा 6 वोल्ट या 12 वोल्ट की बैटरी हमने सर्किट के अंदर अप्लाई कर रखी है, उसके अंदर लगा रखी है, तो जो करंट होता है वो ज्यादा फ्लो होता है और जो बल्ब होता है वो ज्यादा तेजी से ग्लो करता है। तो ये तो डेली समझने वाली बात है। तो ओम्स ने ये बताया कि अगर हम किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस
मतलब अगर हम कहें कि मान लीजिए कि कंडक्टर था और इसके अक्रॉस हमने क्या किया, यहाँ पर एक वोल्टेज अप्लाई किया, और वोल्टेज हमने इस टाइप से अप्लाई किया कि यहाँ पर हम उसे मेजर कर सकते हैं कि ये कितना यहाँ पर एम्पियर हमने लगा रखा है, और यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये वोल्ट मीटर, जो ये बताएगा कि यहाँ पे वोल्टेज कितना फ्लो हो रहा है। तो जॉर्ज साइमन ओम ने ये बताया कि इफ वी अप्लाई पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्पेशली हम कह सकते हैं टेम्परेचर, स्पेशली टेम्परेचर जो है वहां पे अगर चेंज ना हो, और साथ में अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अगर हम प्रेशर की बात करें या फिर एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी विजिबिलिटी अगर उनकी हम बात करें, तो ये सब चीजें अगर कांस्टेंट रखी जाए और इसके अंदर से जो टेम्परेचर है वो स्पेशली हम इसका कांस्टेंट रखें, तो यहाँ पर हम जितना भी पोटेंशियल लगाएंगे V, वो इसके अंदर फ्लो होने वाले करंट का क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो जॉर्ज साइमन ओम, या जिसको हम सिंपली ओम कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हम किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल लगाते हैं तो उसके अंदर जो करंट होता है वो उस पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज V प्रोपोर्शनल टू I होता है। और यहाँ पर ये कंडीशन ये जरूर लगाते हैं कि वहां पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो कि स्पेशली टेम्परेचर हो, क्योंकि टेम्परेचर से क्या होता है, ये जो कंडक्टर होते हैं इनकी लेंथ जो होती है वो चेंज हो सकती है, और ये भी जानते हैं कि जो टेम्परेचर होता है उससे रेजिस्टेंस भी क्या होता है, अफेक्ट करता है। तो रेजिस्टेंस अगर अफेक्ट करेगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि पोटेंशियल अगर हम अप्लाई करते हैं तो जो पोटेंशियल होगा उसके अंदर फ्लो होने वाले करंट का क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, मतलब V प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो V इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा V इक्वल टू RI हो जाएगा, जहां पे R क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को ही हम कहते हैं कंडक्टर का रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो ये V इक्वल टू हो जाता है RI, तो यहाँ पे V अपॉन I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I इक्वल टू हो जाएगा R। और ये चीज अगर आपने समझ ली तो फिर बाकी चीजें जो होती है वो हम आगे समझ लेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। अब यहाँ पे एक ग्राफ पूछा जाता है कि जो पोटेंशियल होता है और जो करंट होता है उसके बीच में क्या ग्राफ होता है, तो याद रखना पोटेंशियल और करंट के बीच में जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक लीनियर ग्राफ होता है। लीनियर का मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन रखते हैं, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। ये जो V है ये आपका वोल्ट में है, और ये जो है ये आपका क्या है में, एम्पियर में है। तो I जो है वो एम्पियर में है और V जो है वो वोल्ट में है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने मिली वोल्ट लगा रखा है तो ये करंट हम एम्पियर में फाइंड कर लेंगे, या फिर हमने वोल्ट लगा रखा है तो करंट हमने मिली एम्पियर में फाइंड आउट कर लिया। हालांकि ग्राफ जो होता है मिली एम्पियर में, मिली वोल्ट में ही आता है हमारा, सॉरी मिली एम्पियर में ही उसको नोट करते हैं, लेकिन उसको फिर हम एम्पियर में चेंज करते हैं, डिवाइडेड बाय 1000। तो ये जो चीज होता है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, R प्रोपोर्शनल टू सॉरी V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I का रेशियो होता है। अब इसके बाद जो ये चीज हमने पढ़ी यहाँ पर रेजिस्टेंस, वो देख लेते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को समझना बहुत आसान है। रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा होता है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस उस करंट के रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल या हिंड्रेंस क्रिएट करता है। जैसे कि सिंपली अगर हम समझे कि मान लीजिए हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं, तो रास्ते पर जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं जिस प्रकार से हमारा रास्ता रोकते हैं, सिमिलरली जब कोई करंट फ्लो हो रहा होता है किसी सर्किट के अंदर, तो क्या होता है यहाँ पर सर्किट के अंदर ये जो वायर्स होते हैं, वायर्स के इनसाइड जो रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं इन द पाथ ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं जो रेजिस्टेंस होता है इट इज द हिंड्रेंस इन द फ्रंट ऑफ करंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो चालक होता है, जो तार होता है, उसके अंदर धारा प्रवाह के रास्ते में जो भी रुकावटें आती हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध जो होता है वो हम यहां से अगर देखें तो R इज इक्वल टू होता है, क्या होता है ये, R इज इक्वल टू होता है V अपॉन I। अब यहाँ पे देखिए जो R है, R इज इक्वल टू V अपॉन I है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी जो यूनिट होगी सिंपली अगर हम यहां से बात करें तो ये होता है वोल्ट, ये क्या होता है वोल्ट अपॉन I का वैल्यू होता है एम्पियर। मतलब वोल्ट पर एम्पियर जो होता है ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट को हम ओम से भी क्या करते हैं, ओम
OHM, ओम जो होता है यहाँ पे H साइलेंट होता है, ओम से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो याद रखना जो वोल्ट होता है वो वोल्ट पर एम्पियर, उसे हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। अब ओम जो होता है वो, उसकी डेफिनेशन अगर हमें फाइंड आउट करना है कि 1 ओम कितना होता है, तो देखिए ओम 1 ओम करना है तो V को क्या कर दीजिए, 1 वोल्ट कर दीजिए, और I को क्या कर दीजिए, 1 एम्पियर कर दीजिए। तो यहां पर अगर हम बात करें ओम कितना हुआ, तो 1 वोल्ट 1 एम्पियर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस इतना पोटेंशियल लगाएं कि वो 1 वोल्ट हो जाए, तो उस समय उसके अंदर अगर करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, मतलब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से सर्किट के अंदर जो करंट है वो 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो हम कह सकते हैं उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर का हम करंट फ्लो करें और ये देखें कि उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर वो 1 वोल्ट हो गया है, तो हम कहेंगे कि उस रेजिस्टेंस उस जो कंडक्टर होगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। और ये जो 1 ओम होती है इसकी डेफिनेशन यहाँ पर हो जाएगी। इसको हम कह सकते हैं 1 वोल्ट, मतलब इसको हम कह सकते हैं 1 वोल्ट पर एम्पियर, दैट इज कॉल्ड 1 ओम। तो ये जो होता है, ये 4 चीजें आपकी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। यहाँ पे मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं, याद रखना। करंट की जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है उसकी यूनिट होती है, और उसके जो 1 एम्पियर जो होता है यूनिट जो होती है करंट की, उसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई। आप फिर से देख सकते हैं इस वीडियो को जाके, वहां पर क्या डेफिनेशन होती है। इंपॉर्टेंट समझना है, अगर आप समझ लेंगे तो वैसे भी आपको आ जाएगा। पोटेंशियल क्या होता है, उसका फॉर्मूला, उसकी यूनिट क्या होती है, और उसके अंदर जो 1 वोल्ट जो उसकी यूनिट है उसकी जो डेफिनेशन है वो हमने देख ली। इसके बाद हमने देखा ओम्स लॉ क्या होता है, क्योंकि पोटेंशियल और करंट को समझे बिना हम ओम्स लॉ को समझ नहीं सकते हैं। तो V प्रोपोर्शनल टू I जो होता है, V इक्वल टू R है, ये ओम्स लॉ होता है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर का जो फिजिकल प्रॉपर्टी, स्पेशली जो मैंने आपको बताया था जो करंट होता है, हालांकि बहुत सारी लेंथ भी होती है, प्रेशर भी होता है, बाकी चीजें भी होती हैं, लेकिन जो टेम्परेचर होता है अगर वो स्पेशली कांस्टेंट रखें तो जो भी वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे वो I की क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ पे जो लीनियर रिलेशन होता है वो मैंने आपको बता दिया था। देन उसके बाद जो कांस्टेंट आया था R, वो क्या होता है और उसकी यूनिट क्या होती है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो हमने समझा। अब यहाँ पे 1 मिनट रुक के हम ये भी समझ लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो अफेक्ट किन किन चीजों से होता है, मतलब जो R होता है वो किन किन चीजों से क्या होता है, अफेक्ट करता है, मतलब किन किन चीजों से प्रभावित होता है। मतलब किसी कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस R है तो वो कब ज्यादा होगा या कब कम होगा, वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको बताता हूं कि रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया जो भी रुकावटें होती हैं इन द पाथ ऑफ करंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर जो भी, मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या है, पाथ है, किसका पाथ है, करंट का पाथ है। तो उसके अंदर जो भी रुकावटें आ रही है, तो सिमिलरली हम मान लेते हैं कि हमारे रास्ते में भी हमारा एक पाथ है, तो हमारे रास्ते में क्या रुकावटें हैं। तो क्या होता है, जब भी हम किसी रास्ते पे चल रहे होते हैं तो बहुत सारी रुकावटें आती हैं, जिनमें से स्पीड ब्रेकर होता है। अब स्पीड ब्रेकर जो होता है वही क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि पाथ की लंबाई कितनी है। मतलब अगर रास्ता लंबा होगा तो सीधी सी बात है वहां पे जो रेजिस्टेंस होगा वो भी ज्यादा, स्पीड ब्रेकर भी ज्यादा आएंगे। तो ऐसा ही क्या होता है कंडक्टर के अंदर होता है। कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा होता है तो वहां पे अगर कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होती है तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, वहां पर ज्यादा होता है। तो R प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L होता है, एक तो ये। और दूसरा यहाँ पर होता है, दूसरा होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, मान लीजिए कि ये जो है ये आपका क्या है, वायर है, ये वायर है मान लीजिए। तो वायर क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो शेडेड एरिया है, ये सिलेंड्रिकल जो भी वायर है, इसका ये जो एरिया होता है इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एरिया सिंपली आप समझ लीजिए एरिया। तो क्या होता है, अगर आप वापस रास्ते पे ही जा रहे हैं तो एक तो लेंथ के अंदर, अगर लेंथ बहुत ज्यादा है तो स्पीड ब्रेकर बहुत ज्यादा आएंगे, तो वो मैंने आपको लेंथ वाला फैक्टर बता दिया। लेकिन दूसरी चीज है रास्ते की चौड़ाई, मतलब एरिया जो है,
अब देखिए, अगर आप किसी पगडंडी पे चल रहे हैं तो पगडंडी पे चलने से क्या होता है कि वहां पर उसका जो एरिया होता है बहुत कम होता है, बहुत पतला रास्ता होता है। उस पे चलने पे आपको ज्यादा परेशानी आएगी, या फिर बहुत नैरो जो गली है या स्ट्रीट है उसके अंदर आप चल रहे हैं तो उसका रास्ता बहुत कम है, तो क्या होगा, आपको चलने के अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो एरिया अगर कम हो तो आपका जो रेजिस्टेंस है, जो रुकावटें हैं वो बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर वही चीज हाईवे हो जिसका एरिया बहुत ज्यादा होता है तो आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। मतलब आप जितनी आसानी से हाईवे पे चल सकते हैं, क्योंकि हाईवे पे तो वैसे भी एक साइड अलग और दूसरा साइड अलग होता है, तो हाईवे का एरिया ज्यादा होता है तो वहां पर हम बड़ी आसानी से चलते हैं। मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, तो ज्यादा एरिया मतलब हमारा कम रेजिस्टेंस। और मान लीजिए नैरो गली है, बहुत कम गली है, तो वहां पे अगर हम जा रहे हैं, मान लीजिए किसी ने खिड़की खोल दी, तो क्या हो सकता है, उसके अंदर हमारे के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, वो हमारे लिए डैमेज हो सकता है। सिमिलरली ऐसा ही होता है, अगर हम किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहे हैं, तो अगर सेम मटेरियल है, मान लीजिए कॉपर का ही है, तो कॉपर का एक मोटा वायर है और एक पतला वायर है, तो देखिए जो पतला वायर है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, वो कम होगा, और जो मोटा वायर होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। मोटा वायर है मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर पतला वायर है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो आर होगा, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, या फिर हम इसे कह सकते हैं आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब इन दोनों का अगर मैं कंबाइन कर लूं तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो एल अपॉन ए हो जाएगा। और रो जो होता है इसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में अंतर होता है। रेजिस्टिविटी किसी भी मेटल के लिए कांस्टेंट होती है, वो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया या लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है। तो रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और इसकी जो यूनिट होती है, अगर हम यहाँ से रो इक्वल टू फाइंड करें तो ये देखो ए यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा आर ए, और जो एल है ये अपॉन में आ जाएगा तो ये हो जाएगा एल, आर ए अपॉन एल। और आर की यूनिट ओम होती है, ए की होती है मीटर स्क्वायर, और एल की होती है मीटर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ मीटर बचेगा, तो ये हो जाएगा ओम और ये मीटर। तो इस तरीके से जो रेजिस्टिविटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। मतलब अगर मैं आपको 10th के चैप्टर की बात करूं तो लगभग आधा जो चैप्टर है वो हमने यहाँ पे कर लिया है। इंटेंस क्वेश्चन जो होते हैं वो आपने अगर ये समझ लिया तो वो भी कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आज हमने क्या पढ़ा और हमने कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने निपटाया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से कहता हूँ, सब्जेक्ट अच्छा है, इसको लाइक कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को बेल आइकन जरूर बताइए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।